आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के बज चुके हैं 9 और आप जो ये ट्रेनिंग एहसास करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग तो मैं नहीं कहूंगा, मेरी क्या औकात है कि मैं इस लेवल पे, इस महान शख्सियत पे कोई ट्रेनिंग डिलीवर कर सकूं। बस थोड़ी बहुत बातें जरूर करूंगा, छोटी छोटी बारीकियों पे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि जिंदगी में आपको जानना चाहिए इस दिग्गज के बारे में, इनकी व्यापारिक नीतियों के बारे में। व्यापारिक नीति पे मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला, ना मैं इनके व्यक्तिगत जीवन पे कोई टिप्पणी करूंगा। लेकिन मैं आज आपको ये जरूर बता सकता हूं कि अगर आप व्यापारी हैं, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे अपने हृदय को भी प्रगाढ़ करना। अगर आप हृदय से कमजोर हैं, दिल के महान इंसान नहीं है आप, दिल से कनेक्टेड नहीं है आप अपने व्यापार में, और अपने सिद्धांतों को आपने अगर विकसित नहीं किया है, तो बहुत दूर तक आप नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक कि आपने अपने जीवन में कामनाएं की है। और कहते हैं जीवन में जब परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल हो और माहौल बिल्कुल आपके अनुकूल सजा हो, तो आप समझ जाइए कि परिस्थितियां आपको अभी अनेकों झटके देने वाली है। लेकिन अगर परिस्थितियों ने आपके लिए पहले ही कांटे राह में बिछाए हैं और उन कांटों से बढ़ते हुए अगर आप अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, प्रारंभिक दर्द से घबराए बगैर अगर आप जुनूनियत से कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के लिए तैयार हैं, तो जिंदगी में फिर विजय श्री आपका आलिंगन करने के लिए तैयार, आप 100% जीत जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं, लगातार डेली बेसिस पे खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। मैं आपका सदैव आभारी हूं कि इस लेवल की मैं सीरीज आपकी वजह से ला पा रहा हूं, कि अगर आप लोगों ने ये प्यार नहीं दिया होता तो ये मुमकिन नहीं हो पाता कि मैं इस लेवल से आपके लिए सीरीज ला सकूं। आदतों पे जो मैंने लाइव ट्रेनिंग्स जितनी की, आदतों पे आपने सीखा कि हैबिट की शक्ति क्या होती है, अगर सकारात्मक आदतें हैं तो आपके जीवन कैसे परिवर्तित हो सकती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी मैंने एक शानदार ट्रेनिंग आपके लिए तैयार की। एजुकेशन और ट्रेनिंग के डिफरेंसेस को भी मैंने अपने अंदाज में ही अभिव्यक्त किया, और स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर प्रोफेशनल नाम की एक धमाकेदार ट्रेनिंग मैंने आप लोग के बीच में रखी। मैं आशा करता हूँ आपने ये सब सारी ट्रेनिंग अटेंड की होगी। इन सारी ट्रेनिंग मॉड्यूल के बाद आपकी जिंदगी में एक अलग अलग लेवल की सकारात्मक परिवर्तनें मुझे देखने को मिल रही हैं। सकारात्मक परिवर्तन मैं महसूस कर पा रहा हूं। आप लगातार अपने जिंदगी में चेंज महसूस कर रहे हैं, और जब इंसान बदलने को तैयार होता है या बदलाव की अनुभूति कर रहा होता है, यकीन मानिए आपके जिंदगी के खुशनुमा पल बहुत दूर नहीं है जो आप दूर महसूस कर रहे हैं। आज डिस्कशन हम लोग करेंगे रतन टाटा सर की जिंदगी में। इनके बारे में कहा जाता है, बहुत बेहतर तरीके से समझिए, कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं और जो विपरीत परिस्थिति से लड़ने का मादा रखता है, इनके बारे में यह स्टेटमेंट कहा जाता है कि निरंतर विपरीत परिस्थितियों से ये लड़े हैं। हालात कभी भी इनको अनुकूल नहीं मिले, बचपन से ही अनुकूल नहीं। ऐसा नहीं है कि गरीब पैदा हुए थे, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन परिस्थितियां कभी भी इनके अनुकूल नहीं थी। बचपन में ही माता और पिता में विवाद हुआ, माता और पिता अलग हो गए। बचपन से ही दादी ने इन्हें पाला। इमेजिन कीजिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस बच्चे को बचपन से ही अपने माँ बाप का वो प्यार ना मिला हो, वो इंसान कितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा, कितना ज्यादा संघर्ष करेगा। दौलत मायने नहीं रखता है जिंदगी में, लोग समझ नहीं पाते इन बारीकियों को। दौलत मायने नहीं रखता है। कुछ मायनों में आपको लगता होगा कि दौलत के अलावा जिंदगी नहीं चल सकती है, लेकिन मैं आपको समझाना और बताना चाहूंगा, आपको फील कराना चाहूंगा कि बहुत एक वक्त के बाद आपको एहसास होगा कि जिंदगी में अगर मैंने कुछ रिश्तों की कदर की होती ना, या कुछ रिश्ते मेरी जिंदगी में ऐसे होते जो मुझे प्यार करते, जो मुझे लाड लगाते, मुझसे अपनी जिंदगी के छोटे मोटे सारे डिस्कशन कर रहे होते, तो बड़ा सुकून मिलता, आपको एहसास होता है। याद रखिए, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो वक्त बीतने के बाद आपको एहसास करा जाती हैं कि क्या चीजें मैंने गंवा दी। उसी प्रकार रतन टाटा जी ने अपनी जिंदगी की जब शुरुआत की थी, जब इनकी जिंदगी की शुरुआत होती है, 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था, रतन टाटा साहब का। याद रखिए, संघर्ष तो हुई, कहानी हुई। नवाजबाई जी टाटा ने इनको पाला संभाला, यानी कि इनकी दादी जी ने।
पिता नवल टाटा अपने ही अंदाज में रहते थे, अपने ही स्वैग में रहते थे, अपनी जिंदगी थी। अब इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी करने का हकदार नहीं हूं इस पे। परिस्थितियां ऐसी रही, फिर दूसरी शादी की इनके पिता ने, इनके एक सौतेले भाई साहब भी हैं, तो परिस्थितियां बिल्कुल इनके खिलाफ थी। दादी का प्यार मिला, पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी हुई, शैक्षणिक योग्यता बड़ी कमाल की रही इनकी। अगर मैं इनके व्यक्तिगत जीवन में से इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करूं तो इन्होंने मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की। प्रारंभिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए कूच करते हैं, तैयारी करते हैं। कार्नेल यूनिवर्सिटी से अपनी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं और लगातार आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये बात थी 1962 की। 1962 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, लगातार आगे बढ़ने की सोच रहती है, सीखने की सोच रहती है, क्रिएटिव माइंडसेट के तो शुरुआती दौर से ही रहते हैं। तो याद रखिए, जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो और आप अगर सकारात्मक रवैये के साथ कर्म करने को तैयार हो, तो यही आपको जीतने का सबसे बड़ा मूल मंत्र देता है। याद रखिए, जीव लोग पूछते हैं कि सर जीतने का मंत्र क्या है? जीतने का मंत्र है विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रवैये से कार्य करना, धैर्यता पूर्वक कार्य करना। और रतन टाटा साहब, इससे रतन टाटा जी से बड़े एग्जाम्पल कोई आपकी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को ना खोए। इतनी भी बड़ी बड़ी डिसीजन इन्होंने जिंदगी में ली हैं, छोटे फैसले हों या बड़े फैसले हों, सकारात्मक फैसले हों या नकारात्मक फैसले हों। इनका कहना होता था कि जिंदगी में मैं फैसले लेते वक्त कुछ नहीं सोचता, मैं बस फैसले ले लेता हूं। वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो फर्क नहीं पड़ता। अगर फैसला मेरा गलत भी हुआ है तो उन गलत फैसलों को मैं सही करने के लिए जान लगा देता हूं। जब तक है जान, अपनी पूरी एनर्जी के साथ कर्म करता हूं। इस मानसिकता के साथ रतन टाटा जी ने खुद को तैयार किया था, बिल्ड किया था। नेगेटिविटी को कभी हावी नहीं होने दिया, नेगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द भटकने ही नहीं दिया। तो मैं बात कर रहा था 28 दिसंबर 1937 से जिनका सफर शुरू होता है इस दुनिया में, यानी कि उनका जन्म होता है, दादी जी ने पाला, प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में होती है और 1962 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडवांस मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। उस वक्त इनके अंदर जो व्यापारिक पद्धति है उसका एक अलग संचार होना प्रारंभ हो जाता है। व्यापारिक मनस्थिति को ये पूरी तरीके से विकसित कर चुके होते हैं और लगातार 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 अपने जिंदगी के संघर्ष को एक अलग दिशा दे रहे होते हैं। याद रखिए, बात 1962 के बाद की है, जब लगातार ये अपनी रफ्तार में अपनी जिंदगी को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। 1975 से पहले मैं चर्चा करूंगा 1971 की। टाटा, एक रतन टाटा साहब एक ऐसे शख्सियत रहे जिनको लगातार लोगों ने एक सकारात्मक पहलू के तौर पे देखा कि अगर इस इंसान के कंधे पर मैंने कोई जिम्मेदारी दे दी तो इस जिम्मेदारी को बखूबी कोई निभा सकता है, तो टाटा साहब निभा सकते हैं, क्योंकि ये कुशल रणनीतिकार थे। याद रखिए, रणनीतिकार एक बेहतर लीडर ही हो सकता है। बेहतर लीडर की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग में समझा रखा है। तो इनके अंदर ये नेतृत्व करने की कला कूट कूट के भरी थी। इसलिए 1971 में इनको बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। आप इमेजिन कीजिए, राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में अगर कोई प्रभारी निदेशक बनता है, अगर वहां पे एक बड़ी जिम्मेदारी लेता है, कर्म करना प्रारंभ करता है, वहां पे अगर असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का, किसी भी बड़ी संतान का अगर कोई तैयार होता है, और उस वक्त तैयार होता है जब सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है, लगता है कि अब ये उठ नहीं पाएगा, मार्केट सब कुछ डाउन चल रहा है, सारी परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल चल रही हैं, कुछ भी सकारात्मक नहीं दिख रहा। उस वक्त अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाए तो जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी बात होती है। क्योंकि जो असल खिलाड़ी होता है, जो असल रणनीतिकार होता है, जो असल योद्धा होता है, उसे आखिर में मैदान पे उतारा जाता है। क्यों? क्योंकि अब किसी के बस की बात नहीं है। मेरी डोरी तेरे हाथ ओ जगन्नाथ, तुझे जो करना है कर, अब तेरे हाथ में ये पूरी की पूरी कैंपेन। याद रखिए, रतन टाटा साहब ने निराश नहीं किया। राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में अपने प्रभार को, अपने पद को बहुत बेहतर तरीके से निभाते हुए, इसको नेल्को के नाम से आप जानते हैं,
बिल्कुल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सी कंपनी है, कहां से है। तो नेल्को का नाम सुना होगा आपने, अगर उनकी जीवनी को आपने बेहतर तरीके से एहसास किया हो। तो वहां से इन्होंने मार्केट में गजब तरीके से रफ्तार से काम किया और हारी हुई कंपनी को जिता दिया। 20% से ज्यादा अलग रफ्तार में मार्केट में इसकी वैल्यू को इन्होंने क्रिएट कर दिया, अलग दिशा, दशा दिशा ही वहां की परिवर्तित कर दी, जिसके बाद लोगों को नजर आने लगा कि ये क्या है और ये क्या कर सकते हैं। एंडर्स मिल की कहानी आती है, लगातार जिम्मेदारियों को समझते हुए बड़े बड़े व्यापारिक पद्धति को विकसित कर रहे जेआरडी टाटा साहब की निगाहों में भी रतन टाटा जी की एक इमेज बननी प्रारंभ होती है कि यार ये तो गजब के इंसान है, यानी कि हारे हुई बाजी को पलटने का सामर्थ्य है। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, उम्र बहुत कम थी, लेकिन यकीन बहुत प्रचंड लेवल पर इनका पहुंच चुका था। लोगों को विश्वास एक अलग लेवल का था, उत्साह एक अलग लेवल का था। लोगों को यकीन था कि अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे समर्थवान है तो वो ये शख्सियत हैं जो कर सकते हैं। बात है 1981 ईस्वी की। 1981 में जेआरडी टाटा साहब ने पूरी दुनिया के सामने, सारे के सारे भारतीयों के सामने रतन टाटा साहब को पूरी टाटा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़े लेवल की बात थी। उस वक्त ये अनुभवहीन थे, इतने बड़ी संस्था को उस अंदाज में संचालित करने का सामर्थ्य इनके अंदर नहीं था, लेकिन इनके पुराने किए गए कार्यों ने इनके जेआरडी टाटा साहब को एक सकारात्मक फैसले को लेने के लिए एक अलग ऊर्जा प्रदान की, और उसी ऊर्जा ने दिशा निर्देशित करते हुए उस उत्तराधिकारी के तौर पर इनकी जिंदगी में एक सकारात्मक पहल करना पड़ा। उत्तराधिकारी किसी का अनाउंस हो जाना, जरा इमेजिन कीजिए, परिकल्पना कीजिए, किसी बड़े संस्था में अगर ये पद किसी को मिलता हो, चाहे वो वारिस ही क्यों ना हो या कोई बाहरी ही क्यों ना हो, कैसी परिस्थितियां होती। वहां आलोचक भी मिले, वहां समर्थक भी मिले, आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा, परिस्थितियां, क्योंकि अनुभव पे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला, बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को बनाया। पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपनी 100 से ज्यादा फॉर्म्स अलग दिशा में निर्देशित करके कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ इन्होंने पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में एक अलग धमक मचाई। अगर 1991 की बात की जाए तो टाटा को, रतन टाटा साहब को बहुत बड़े लेवल पे एक जिम्मेदारी मिलती है। 1990 के बाद ये कहानी शुरू हुई, 91 तक में उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है और उसके बाद सफर प्रारंभ होता है, नजारे बदलने प्रारंभ होते हैं। जब इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को, उस वक्त ब्रिटिश का साम्राज्य था। उस मनस्थिति के साथ सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कैसे 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 इन्होंने डिसीजन लिए, फैसले लिए जीवन के, और परिस्थितियों को पलटते गए। ये तो इनकी व्यापारिक अचीवमेंट को आप महसूस कर रहे हैं, व्यापारिक बिंदुओं को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, कब कब किया, कैसे कैसे किया। लेकिन यकीन मानिए, इन्होंने टाटा को उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां से ही दुनिया के अमीरों की सूची में एक अलग पायदान पर पहुंच सकते थे। लेकिन इनकी उदारता ने, इनके इंसानियत ने दुनिया को एक अलग आईना दिखाया व्यापारिक पद्धति का। अगर इंसान हृदय से अगर महान हो, अगर व्यापारिक पद्धति की जो शोध है उसमें से परे हटके अगर मानवता की शोध करते हुए कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ दानवीर बनकर अगर कर्म करना प्रारंभ कर दे, तो उसका तो उत्थान होता है, करोड़ों लोगों के मुकद्दर में एक सकारात्मक परिणाम वो लेकर आता है। टाटा साहब अपनी जिंदगी में से बहुत बड़े लेवल पे मानवता की रक्षा के लिए निरंतर कर्म करते रहे हैं। जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली 1991 के बाद कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा था। लगातार 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 आगे बढ़ते गए, रेगुलर बेसिस पे टाटा ग्रोथ करती गई, लगातार ग्रोइंग फेज में इनकी कंपनी पहुंच गई। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अलग अलग विदेशों में इनके चर्चाएं होने लगी। याद रखिए, इनके ही इनिशिएटिव्स थे कि लखटकिया कार बनाएंगे, 1 लाख रुपए की कार बनाएंगे। नैनो कार को इन्होंने
संचालित किया। याद रखिए, ये वही टाटा साहब हैं जो निरंतर मेहनत करते रहे हैं, यही टाटा साहब हैं जिन्होंने नैनो भी बनाया, और यही टाटा साहब हैं जिनके पास लैंड रोवर और जगुआर भी इन्हीं के अधीन आती है। आप इमेजिन कीजिए, जिन्होंने 1 लाख रुपए में टाटा नैनो कार तैयार कर दी और उन्हीं के पास लैंड रोवर और जगुआर जैसी कंपनीज हैं, तो जरा इमेजिन कीजिए जिनके अधीन आती हो, तो लगातार किस तरीके से नजारे बदलेंगे। कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करते हुए 28 दिसंबर 2012 तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और निरंतर मेहनत करते हुए अपने संस्था को एक अलग मकाम तक उन्होंने पहुंचा दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा, सफर इतना आरामदायक नहीं था इनके लिए, परिस्थितियां विपरीत थी। जैसे आप कोई भी व्यापारिक विस्तार करते हैं, ऐसा नहीं है कि डे 1 में आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने हजारों प्रेजेंटेशंस डिलीवर कर दिए हो, व्यापारिक पद्धति को अंजाम तक पहुंचाना चाहा हो, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हो और सोच रहे हो कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात आपकी बहुत बड़े लेवल पे सेल बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, टाटा साहब को भी असफलताओं का दौर देखना पड़ा, और उतनी कामयाबी पे पहुंचने के बाद असफलताओं का दौर देखना पड़ा। तो जरा इमेजिन कीजिए कितना टफ रहा होगा ये सफर, कितना चुनौती भरा रहा होगा ये सफर। आप इमेजिन कीजिए, परिकल्पना कीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप महसूस कर पा रहे होंगे। 1998 की बात है जब इन्होंने इंडिका लॉन्च किया। इंडिका, टाटा इंडिका नाम तो सुना ही होगा, कभी ना कभी बैठे भी होंगे आप। टाटा इंडिका जब इन्होंने लॉन्च किया, उस वक्त बहुत उम्मीदें थी इन्हें अपनी टीम पे, जिन्होंने रिसर्च करके बहुत बड़े लेवल पे काम किया था, दिन रात एक करके मेहनत किया था। ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं किया था इन्होंने, आपने भी किसी ना किसी फील्ड में मेहनत किया होगा, लगातार मेहनत किया होगा आपने, और अलग तरीके से आप संकल्पबद्ध इरादे के साथ कर्म कर रहे होंगे। लेकिन असफलता के बाद आप भी निराश होते हैं, ये भी मानव थे, ये भी निराश हो गए। 1998 की बात है, ये इंडिका लॉन्च करने के बाद इन्होंने देखा कि मैंने जो उम्मीदें बाजार से की थी उसके बिल्कुल विपरीत मेरे साथ हो रहा है। यानी कि लगातार मेरी ये टाटा मोटर्स लगातार नुकसान में जा रही है। अब करूं तो करूं क्या? टाटा मोटर्स को कैसे उभार कर एक अलग तरीके से इसका उत्थान करा सकूं, कैसे मैं निकाल सकूं? ये बेचारे बहुत कंफ्यूज थे उस वक्त। आप भी जिंदगी में बहुत दफे कंफ्यूज होते होंगे, आपको भी जीवन में रास्ते नहीं दिखते होंगे, लगता होगा यार सब कुछ खत्म हो गया, यार मैंने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। लेकिन उस वक्त इन्होंने डिसीजन लिया, फैसला लिया क्या, कि अब चलो ये कंपनी हटा देते हैं। कभी कभी बड़े बड़े लीडर भी कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जिस डिसीजन पे उन्हें खुद भी एतबार नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है परिस्थितियों के कारण। बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई इंसान घाटे में कब तक सौदा करेगा। ये निकलते हैं बिल फोर्ड के पास, और बिल फोर्ड के पास पहुंच के अपनी कहानी बताते हैं, अपने व्यापारिक पद्धति के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो फोर्ड्स मोटर्स का उस वक्त का उत्तराधिकारी था, दिग्गज था, ऑनर था, उसकी रवैये में एक अलग परिवर्तन देखने को मिलती है। रतन टाटा जी को एक लूजर के तौर पे वो ट्रीट करता है। जनरली किसी भी व्यापारिक विस्तार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर तरीके से सकारात्मक रवैया निभाना पड़ता है, लेकिन बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, अनैतिक व्यवहार करना प्रारंभ किया, अलग तरीके से बात करना स्टार्ट किया। लगा कि वो सर्वश्रेष्ठ है और ये कुछ अलग तरीके से अपनी जिंदगी की एक रहनुमा परिस्थितियों को जन्म दे रहा है, ऐसी वाली हालत हो गई थी। लगातार इनका इंसल्ट करता जा रहा था, और कहते कहते उसने यहां तक कह दिया कि जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है रतन, तो तुमने इतना पैसा लगाया ही क्यों इस व्यापार में? बिल्कुल सही सुना आपने। जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ये बिल फोर्ड का स्टेटमेंट है, तो तुमने इतना पैसा लगाया क्यों? उसने अपने अंदाज में कहा हो। मैं रूपांतरण करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये हालात हुए, ये परिस्थितियां हुई, तो डिसीजन लेने की बारी थी। लेकिन याद रखिए, वो उस वक्त भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन निरंतर मैंने अपनी ट्रेनिंग में एक बात कही है, आपको, आपने नोटिस किया होगा, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब अंतरात्मा की आवाज चीख चीख कर आपके पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करना प्रारंभ करे, तो समझ जाइए कि जिंदगी में आपका उत्थान सुनिश्चित है और जिंदगी में कोई आपको परास्त नहीं कर पाए। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जब आपकी अंतरात्मा चीख चीख कर पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करना प्रारंभ करे, समझिए जीवन में अब मेरा उत्थान है और मैं एक शेर की माफिक गर्जना करूंगा और फिर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। यकीन मानिए,
सबसे बड़ी गलती कर दी बिल फोर्ड ने एक लाइन कहकर, जिस लाइन ने रतन टाटा साहब के इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जागृत कर दिया, और उसी इंट्रिंसिक मोटिवेशन ने इनको फिर से उठ के खड़ा होने की हिम्मत दे दी। वो फिर लूजर की तरह नहीं सोच रहे थे, फिर वो हारी हुई बाजी को पलटने की बारे में सोच रहे थे। याद रखिए, ये वही दिग्गज हैं जिन्होंने ये लाइन सुना और उनके अंतरात्मा में एक आवाज आई। बिल फोर्ड का कहना था कि मैं ये तेरी टाटा खरीद कर, कि टाटा मोटर्स खरीद कर तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं। समझ ले, मैं तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा जी को यह बात कबूल नहीं हुई, स्वीकार नहीं किया उन्होंने। अंतरात्मा को दर्द हुआ और एक क्रिएटिव आइडिया का जन्म हुआ। हृदय पे बात लगी तो एक्शनेबल पैटर्न एक्टिवेट हो गया, और एक्शनेबल पैटर्न ने क्या गुल खिलाए दुनिया को पता है। फिर से टाटा साहब ने एक कठिन निर्णय लिया, जो कंपनी बेचने का निर्णय था उसे परिवर्तित कर दिया। टाटा साहब ने बदल दिया निर्णय अपना, और अपनी रिसर्च टीम को तैयार किया। जो भी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे काम कर सकते थे, बड़े पैमाने पे अपनी दक्षता का प्रमाण दे सकते थे, ऐसे धुरंधरों को चुनकर समय सीमा तय करते हुए अपना लक्ष्य एक बिंदु पर केंद्रित करके फिर से टाटा इंडिका को लॉन्च करने का संकल्प लिया। और यकीन मानिए, इंडिका लॉन्च ही नहीं हुई, इंडिका सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। यकीन मानिए, इन्वेस्टर के युग में अगर इंडिका ने माहौल बनाया हो तो समझ लीजिए कि रतन टाटा जी की कहानी। इतिहास गवाह है, नजारे बदलते गए, हालात बदलते गए, परिस्थितियां बदलती गई। 2008 तक वही फोर्ड कंपनी, बिल फोर्ड की कंपनी उस वक्त की, जो चीख चीख कर कहते थे कि मैं तेरे ऊपर एहसान करने आ रहा हूं, वो बैंकक्रप्ट होने के कगार पर पहुंच गए। कहते हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां बदलती जरूर है, वक्त हालात परिस्थितियां कभी ठहरती नहीं है जनाब, परिस्थितियां बदलती जरूर है। अगर आप सकारात्मक इरादे के साथ कर्म कर रहे हैं तो आपका मुकद्दर संवर जाएगा, और अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को ध्यान करते हुए अपने लक्ष्य को नकारात्मक प्रवृत्ति में केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन बिखर जाएगा। निर्णय आपको लिखना है कि सकारात्मकता को अपने जीवन का पार्ट बनाना है या नकारात्मकता को। ये सारी बातें आपकी जिंदगी का पार्ट हो सकती है। मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही। परिस्थितियां कैसी रही उसके बाद तो आपको पता है, कभी कोई अपनी कंपनी बेचने गया था, कभी किसी ने अपने अहंकार में आकर दो कड़वे शब्द कहे, वक्त की मार ऐसी पड़ी, रतन टाटा साहब को ही सामने वाले की मदद करने पड़ी। परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई, और इतिहास तो आप सभी ने सुना ही होगा, किसने कब और किसे खरीदा और किसने किसके ऊपर एहसान कर दिया। मैं ज्यादा इस पॉइंट पर टिप्पणी नहीं करना चाहूं, बस यही कहूंगा कि कभी भी अपने हौसले को कम मत होने देना मेरे दोस्त। जिंदगी में जब भी लगे कि मैं हार चुका हूं, एक बार अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनना। हो सकता है कोई दबी हुई आवाज में ही सही आपके अंतर्मन से कह रहा हो कि उठ, खड़ा हो जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है, तेरे सपनों को तुझे पाना है। तो रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। लगातार इनकी जिंदगी आगे बढ़ती गई। कहते हैं इनकी कहानियों के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में कहते हैं, इनकी संरचनाओं के बारे में कहते हैं, ये वो दिग्गज रहे हैं रतन टाटा साहब, जिन्होंने हर एक परिस्थितियों को अपने नग्न आंखों से स्वीकार किया है। सकारात्मक हो तो सकारात्मकता के साथ, नकारात्मक हो तो भी सकारात्मकता के साथ। कभी भी इन्होंने सकारात्मकता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 9/11 का हमला तो आप सभी को याद ही होगा। पूरी दुनिया में एक चर्चा हो रही थी कि टाटा कंपनीज में एम्प्लॉय इतने डेडिकेटेड कैसे हो सकते हैं, इस हद तक समर्पित कैसे हो सकते हैं, इस लेवल की मानसिकता कैसे हो सकती है कि प्राणों का बलिदान देने के लिए भी लोग तैयार हो अपने गेस्ट को बचाने के लिए। टाटा होटल द ताज हमला तो आप सभी को याद ही होगा। बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन वहां पे सारे के सारे इनके स्टाफ, चाहे उनका डे 1 का ट्रेनी ही क्यों ना हो, अपनी जान की बाजी लगा चुका था।
यकीन मानिए, जब लीडर फ्रंट से लीड करता है और वो यकीन दिलाता है अपने लोगों में कि तू कैसी भी परिस्थितियों में रह, मैं तेरे लिए आखिरी सांस तक खड़ा हूं, यकीन मानिए आपकी टीम जिंदगी में कभी बिखर नहीं सकती है। वो टीम सदैव आपकी रहेगी। दुनिया में कोई भी आपकी टीम को तोड़ नहीं सकता। अगर आपने एक ज्वलंत उदाहरण अपनी टीम के लिए पेश किया हो, हर परिस्थितियों में आप उसके साथ खड़े हैं, यकीन मानिए। 9/11 में बहुत सारे 15 दिन 20 दिन के ट्रेनिंग भी मारे गए जो हॉस्पिटैलिटी में हाथ आजमा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने एचएम कंप्लीट करके अलग अलग तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई थी, काम कर रहे थे टाटा के साथ में एसोसिएटेड होकर। यकीन मानिए, टाटा साहब ने सिर्फ आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई, जिंदगी परिवर्तित करने के लिए ऐसे ऐसे निर्णय लिए विद इन 20-25 डेज, जो लोग सालों में भी नहीं सोच सकते थे। इतने बड़े बड़े निर्णय लेके लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए अपने उन सारे के सारे स्टाफ के परिवारों को समर्पित किए, जिन्होंने या तो जान गंवाए थे या बुरी तरीके से घायल हो चुके थे या बिल्कुल अब काम पे आने की अवस्था में नहीं थे। हर परिस्थितियों में, हर हालात में रतन टाटा साहब अपने लोगों के साथ खड़े रहे। उन्होंने उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन नहीं किया, राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते हुए भी निरंतर कर्म करते रहे। और इनका यही कर्म और इनका यही समर्पण इन्हें और व्यापारियों से अलग बनाता है। कहते हैं कि वही टाटा साहब हैं जिनकी अगर संरचनाओं की बात करी जाए तो इनके पूरी ग्रुप ऑफ ऑल कंपनीज की मार्केट वैल्यू को अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो 18 लाख करोड़ के करीब है। अप्रॉक्सीमेट मैं बता सकता हूं, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, आइडिया नहीं है। अगर उनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो 117 बिलियन डॉलर, अगर इसे मैं इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो 8.25 लाख करोड़ रुपए, 8.25 लाख करोड़ रुपीस, जस्ट इमेजिन। और हैरान तो तब हो जाएंगे लोग जब कोई आज आपसे कोई कहता हो कि जिंदगी में अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं और आप उसमें से 6500 रुपए दान कर दीजिए तो पसीने निकल जाएंगे साहब। बड़े बड़े करोड़पतियों की भी अगर बात करूं, अगर किसी से पूछा जाए कि अगर 1 करोड़ रुपए कमाते हो तो 65 लाख रुपए दान कर दो तो कलेजा निकल के बाहर आ जाए। हर परिस्थितियों में प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, मानवता को दफन कर देते हैं लोग। लेकिन एकमात्र ऐसे इंसान हैं रतन टाटा, जिसके बारे में बताते हुए भी मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। जिस दिग्गज ने अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिया है कि 65% तक अपनी कुल संपत्ति का दान करने का सामर्थ्य रखते हैं। कभी भी मानवता को जरूरत पड़ी है, मानवता को छत विछत नहीं होने दिया है इन्होंने। मानवता की रक्षा के लिए एक उद्यमी, एक व्यापारी खड़े रहे हैं, निरंतर खड़े रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी हैं भारत में, भारत के भी नंबर 1 बिजनेसमैन है, लेकिन कभी भी उनकी ये चर्चाएं आपने नहीं सुनी होगी। इतनी बड़ी दानी, दानवीर, उस युग में कर्णवीर की बात होती थी, कर्ण की बात होती थी कि बहुत बड़े दानवीर थे। इस युग में, इस कलयुग में बात हो रही है वास्तविक जीवन के दानवीर की, वो है रतन टाटा साहब। यकीन मानिए, इनकी जिंदगी से सीखी हुई 1% भी सीख आपके मुकद्दर को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। आप क्या हैं और कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। अपना जो भी सामर्थ्य हो, लोगों की मदद करने की मनस्थिति को विकसित कीजिए। आवश्यक नहीं है कि आपके पास दौलत बेशुमार हो तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। अरे 1 रोटी खाने की औकात है, 1 रोटी में से भी अगर आधा निवाला किसी को खिलाने का सामर्थ्य रखते हैं तो आप महादानी हैं। सामर्थ्य क्या है और आप कर क्या रहे हैं, इस पे आपका मुकद्दर निर्भर करता है। यकीन मानिए, हर परिस्थितियों में इस दिग्गज ने पूरी दुनिया को महसूस कराया है। राष्ट्र हित के लिए चाहते तो करोड़ों करोड़ का व्यापार कर सकते थे पाकिस्तान के साथ, कभी भी पाकिस्तान के साथ डील नहीं किया इन्होंने। टाटा की कार, टाटा की सुमो, टाटा की डिफरेंट और गाड़ियां मांगी गई थी सैकड़ों हजारों की संख्या में पाकिस्तान से। लाहौर से फरमान आया था, इन्होंने ठुकरा दिया। कहा कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, तुम्हारे राष्ट्र से, तुम्हारे देश से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों के लहू बहाए और उन लहू की कीमत मैं व्यापारिक पद्धति से विकसित नहीं कर सकता। अपने ही अंदाज में उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए के डील को ठुकरा दिया था, राष्ट्र हित सर्वोपरि को मद्देनजर रखते हुए। यकीन मानिए, हर इंसान
अपनी जिंदगी को जी सकता है। याद रखिए, अगर इनके जिंदगी से सीखना है तो आप सीखिए, या तो जुबान देना नहीं है, और जुबान दे दिया तो परिस्थितियां कैसे भी हो पलटना नहीं है। सीखना कभी जीवन में बंद नहीं करना है। याद रखिए, जिंदगी में अगर भावनाओं की कद्र करेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को मद्देनजर रखते हुए, अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, कामयाबी प्रचंड लेवल पर पहुंचेगी। एक एक सदस्यों की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनके साथ प्यार कीजिए। मोहब्बत में जो बल है दुनिया में और कहीं ये बल देखने को नहीं मिलेगा। यकीन मानिए अपने फैसलों पर, आपने जो फैसला लिया है वो फैसला सही सिद्ध होगा, क्योंकि आपके पास आपकी टीम है और आप खुद मौजूद हैं उन फैसलों को सही करने के लिए। अफसोस नहीं करना है, जिंदगी में कभी फैसले लेने से नहीं डरना, लगातार फैसले लेने। याद रखिए, या तो आप गिरेंगे या फिर सीखेंगे। अगर गिर गए तो सीख कर फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे, और गिर गए कोई बात नहीं, लगातार आपको मौके मिलेंगे फिर से उठ के खड़े होने के लिए। लगातार सीखते रहना है। जिंदगी में देने वाला बनिए, लेने के लिए आपके पास बहुत रास्ते खुल जाएंगे और परमात्मा खुद आपको देना प्रारंभ करेगा। अगर आप देते हैं तो आपको मिलेगा, और बड़े अलग अंदाज में मिलेगा, यकीन मान। जिंदगी में अपनी सारी तकनीक एक ही जगह पे मत समेटिए। अगर हो सकता है आपको एक कार्य आता हो तो मल्टीपल गुण विकसित कीजिए। हो सकता है प्रेजेंटेशन सॉलिड डिलीवर करते हो, मैं इशारों में दूसरे तीसरे चौथे पन्ने खोल रहा हूं। हर जगहों पे अपने कौशल्य को पहचानिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अपनी दक्षता को पहचानिए, और अपने नॉलेज को बिल्ड कीजिए। बहुत बड़े लेवल पे पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बनाई इन्होंने। पद्म विभूषण अवार्ड साधारण बात नहीं होती है किसी भी एक इंसान के लिए। जिंदगी में ये लक्ष्य प्राप्त करना हर एक हिंदुस्तानी चाहता है, सपने चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है। जिंदगी बहुत बड़े लेवल पे आपको अलग क्षमता प्रदान कर सकती है। क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। बहुत तेज दौड़ना चाहते हो, अकेले भागो। लंबा जाना चाहते हो, साथ में भागो। यकीन मानिए, अकेले हम कुछ नहीं है। व्यापारिक विस्तार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यह मनस्थिति चाहिए। याद रखिए, अपनी क्षमता और अपने सामर्थ्य का परिचय दीजिए, अपनी योग्यताओं को समझिए, और इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको अलग लेवल पर लेकर जा सकती हैं। क्या कंक्लूजन इनके बारे में कहूं, इनकी तरह अगर आपने बनने की मनस्थिति को 1% भी विकसित कर लिया तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। 2 किताबें आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ रतन टाटा साहब, बहुत कमाल की किताब है, ये पढ़िए। और द स्टोरी ऑफ टाटा, बहुत कमाल की किताब। 1868 टू 2021 स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये किताब पढ़िए कि इनके ना रहने के बाद भी, जब ये नहीं थे, जब इनका जन्म नहीं हुआ था, 1937 से पहले की भी कहानी और 2021 तक की कहानी, सारी कहानियों को अलग तरीके से बताया गया है। जमशेद जी टाटा से लेकर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसी परिस्थितियां रही और कैसे कैसे फैसले लिए। अगर ये ट्रेनिंग आपको थोड़ी भी समझ में आई हो, मैं आशा करूंगा कि आपका एक भी ऐसा ग्रुप ना हो जिस ग्रुप तक ये वीडियो ना पहुंचे। अगर आप ये वीडियो पहुंचाते हैं तो जो मेरी सकारात्मक ऊर्जा रही है, ये सकारात्मक ऊर्जा हर एक इंसान के हृदय में पहुंचेगी, और हर एक इंसान के हृदय में पहुंच के कोताहल मचाएगी और आपको कामयाबी के शिखर तक जरूर पहुंचाएगी। रेस्ट मैं आपके चॉइस पे छोड़ता हूं, फैलाना है या यहीं पे रोक के रह जाना है। थैंक यू। जय हिंद।